जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइन और कानून की बालादस्ती यकीनी बनवाएं, चोरों, डाकुओं और लुटेरों का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म कराएं या घर जाएं। इमरान खान का चीफ जस्टिस को ख़त। इस ख़त पर बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि क्या वाकई पक्के के डाकू कच्चे के डाकुओं को असला सप्लाई करते हैं, या क्या वाकई कच्चे के डाकुओं की पुश्त पनाही पक्के के डाकू करते हैं। और इस पर भी बात करेंगे कि मौलाना साहब ने नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को मुखातब करते हुए कहा है कि कल जब इक़्तिदार नहीं मिला था तो धांधली नाजायज़ थी, आज कुर्सी क्या मिल गई कि सब कुछ जायज़ हो गया। और इस पर भी बात करनी है कि सऊदी अरब 5 से 9 अरब डॉलर की सरमायाकारी तो कर रहा है, मगर 14 से 50% मुनाफा पर, जी हाँ 14% से लेकर 50% मुनाफा पर सऊदी अरब की सरमायाकारी आ रही है। इन मौज़ूआत पे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी भी हो गई और चेकअप भी हो गया। अब जो रिपोर्ट्स आई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर, जो बुशरा बीबी का इस्लामाबाद के एक प्राइवेट हस्पताल शिफा इंटरनेशनल हस्पताल से चेकअप हुआ, मुआयना हुआ और डॉक्टर आसम यूनस की और सरकारी डॉक्टर दोनों की सरबराही में ये मुआयना हुआ। बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी की गई, इको की गई, ईसीजी की गई, तीनों नॉर्मल आई हैं। लेकिन इंतज़ार हुसैन पंचोता कह रहे हैं कि मेदे और खुराक की नाली में ज़ख़म आए हैं और ये ज़ख़म निशानदेही करते हैं कि जो खाना बुशरा बीबी को दिया गया उसमें जहरीली अशिया मिलाई गई। मगर अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक एंडोस्कोपी, इको, ईसीजी समेत जो अहम टेस्ट थे वो बुशरा बीबी के क्लियर आए हैं। मतलब कि इस वक्त उनकी हालत बेहतर है। मेदे की जलन हो सकती है, आँखों में सोजिश हो सकती है, जिसकी उनको मेडिसिन्स तजवीज़ कर दी गई हैं, लेकिन कोई उनको बड़ा ख़तरा नहीं है, उनकी जान को कोई बड़ा ख़तरा नहीं है और वो सेहतमंद हैं। ये भी ज़हनों में रहे कि इमरान खान मुसलसल ये कह रहे थे कि बुशरा बीबी को खाने में जहर दिया गया है, वो बीमार हैं, उनका बाकायदा मुआयना नहीं करवाया जा रहा। एक मुआयना पहले डॉक्टर आसम यूनस ने किया, जो नॉर्मल टेस्ट थे, एक रूटीन के टेस्ट थे, लेकिन इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी की जानी चाहिए और फिर जेल हुकाम ने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, सरकारी अस्पताल से एंडोस्कोपी होगी, जबकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ का कहना था कि प्राइवेट अस्पताल से, शौकत खानम के अस्पताल से या इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से। बिल आखिर एहतसाब अदालत के जज, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से में भी अपील आई थी और उन्होंने भी कहा था करवाएं, और उसके बाद जो मुआयना हुआ वो नहीं, उस पर मुतमिन नहीं हुए इमरान खान। फिर एहतसाब अदालत के जज के कहने पर जेल इंतज़ामिया ने अपना मौक़िफ़ बदला। जज साहब के हुक्म पर आज बुशरा बीबी का मुकम्मल चेकअप हुआ। उनके अपने ज़ाती मुआलिज और सरकारी डॉक्टर की ज़ेर निगरानी इस्लामाबाद के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल से ये टेस्ट हुए और जो मेन टेस्ट थे वो क्लियर आए हैं। मतलब उनकी जान को इस वक्त कोई ख़तरा नहीं। लेकिन इंतज़ार हुसैन पंचोता कह रहे हैं कि उनके मेदे और खुराक की नाली में ज़ख़म आए हैं और ये ज़ख़म निशानदेही करते हैं कि उनको खाने में जहरीली अशिया दी गई थी। और ये भी बताता चलूँ अपने असल मौज़ूआत पर आने से पहले कि कल
कौमी व सूबाई असम्बलियों की 22 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें हैं, पंजाब असम्बली की 12 हैं, केपी असम्बली की 2 हैं, बलूचिस्तान असम्बली की 2 हैं और सिंध असम्बली की 1 नशिस्त है। और ये भी खुशखबरी सुनते जाइए कि जिस तरह जनरल इलेक्शन यानी 8 फरवरी के इलेक्शन में इंटरनेट बंद रहा, इंटरनेट की बंदिश का सामना रहा, उसी तरह एक बार फिर हल्की ढोलकी पर यह वार्निंग दी गई है, इतला पहुंचाई गई है कि पंजाब और बलूचिस्तान के 13 अजला में इंटरनेट बंद हो सकता है और कहीं समंदर के तह में कोई एक शार्क बैठी हुई थी, मछली बैठी हुई थी, जिसे पता चला कि पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और उस शार्क को ये भी पता चला कि ये अगर मैं तार काटूंगी तो ये उन ज़िलों में इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल होगी जिन ज़िलों में इंतखाबात हो रहे हैं। लिहाजा उस शार्क ने वो तार हल्की सी ज़ख्मी कर दी है, जिस पर इतला दी गई है कि कल इंटरनेट की बंदिश हो सकती है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ मुसलसल ये रोला डाल रही है कि ज़िमनी इंतखाबात में भी हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है और ज़िमनी इंतखाबात में भी हमारे उम्मीदवारों को हरासा किया जा रहा है। कल 22 कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन है, देखते हैं क्या होता है। वापस आते हैं अपने असल मौज़ूआत पर और सबसे पहले इमरान खान ने फ़ाइज़ ईसा काजी को एक ख़त लिखा है और ये तीसरा ख़त है इमरान खान का कि सुप्रीम कोर्ट को। एक ख़त उमर अता बंदयाल को भी उन्होंने लिखा था जब वो चीफ़ जस्टिस थे, एक ख़त पहले फ़ाइज़ ईसा काजी को लिख चुके हैं और अब ये तीसरा ख़त है। दूसरा ख़त फ़ाइज़ ईसा काजी को और तीसरा ख़त इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट को। इमरान खान ने इस ख़त में 7 पॉइंट्स उठाए हैं और वो 7 पॉइंट्स हैं। एक पहला पॉइंट है नैब का सरेंडर। इमरान खान ने कहा है कि नैब पर जब से एक रिटायर जर्नैल को बिठाया गया है तब से नैब शरीफों को और पीडीएम की जमातों को मुसलसल रिलीफ दे रहा है। नैब मुसलसल सरेंडर कर रहा है, हर केस से पीछे हट रहा है और नैब अपना मौक़िफ़ बदल रहा है। और अब इस बार तोशाखाना केस में जिसमें नवाज शरीफ ने ना सिर्फ खिलाफ ज़ाब्ता बल्कि खिलाफ कानून गाड़ी ली और जो एक ओपन एंड शट केस था बाकी केसों की तरह, उसमें भी नैब ने क्लीन चिट दे दी है और कहा है कि नवाज शरीफ ने तो तोशाखाना से गाड़ी ली ही नहीं, उन्होंने तो वफाकी ट्रांसपोर्ट पूल में से गाड़ी ली। लेकिन हम और इसके बाद तो अब हमें कोई एतराज़ नहीं, आप नवाज शरीफ को बरी करें या केस ख़त्म करें। तो पहला है पॉइंट जो इमरान खान ने फ़ाइज़ ईसा काजी को ख़त लिखा, उसमें पहला पॉइंट है कि मुखालफीन की मुसलसल बरियत हो रही है हजूर वाला और आप चीफ जस्टिस हैं और ओपन एंड शट केस ख़त्म किए जा रहे हैं, कुछ इस पर भी एक नज़र मारें। दूसरा बहावल नगर वाक़या, सानिया बहावल नगर, इस पर इमरान खान ने कहा है कि पुलिस और फ़ौज आपस में लड़ पड़े, 2 इदारे आपस में लड़ पड़े, हुकूमत गायब, वज़ीर आज़म गायब, वज़ीर आला गायब, IG गायब, वज़ीर दिफा गायब, वज़ीर दाखिला गायब और सर हमारी अदलिया भी गायब। इस पर आपने क्यों चश्म पोशी की? तीसरा पॉइंट 6 जजेस के ख़त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा और सुप्रीम कोर्ट को कि हम गैर महफूज, हमारे घर गैर महफूज, हमारे ख़ानदान गैर महफूज, हम पर दबाव डाला जा रहा है। इमरान खान ने कहा है कि ये सिर्फ 6 जजेस नहीं हैं, पूरी अदलिया दबाव में है। जिस तरह अदलिया के फ़ैसलों का मजाक उड़ाया गया पिछले 2 सालों में और जब से आप चीफ जस्टिस बने आपने इस मामले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार रखी है। ये चश्म पोशी क्यों? इस खामोशी की वजह क्या मैं जान सकता हूँ? और 6 जजेस पर भी पहले आपने उस हुकूमत को कहा कि वो इंक्वायरी करे जो 6 जजेस के ख़त में फ़रीक है, मुल्ज़म है। तीसरा पॉइंट इमरान खान ने लिखा 6 जजेस और अदलिया का ख़त। चौथा पॉइंट 9 मई के हवाले से इमरान खान ने कहा है कि 9 मई की एक हमने पटिशन दायर कर रखी है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए
9 मई के सारे वाक़यात को सामने रखे और सीसीटीवी फुटेज भी अपने पास मंगवाए और फिर इस पर जुडिशल कमीशन फैसला करे और मुलज़मों को कड़ी सज़ा दे। लेकिन हमारी पटिशन सुनी नहीं जा रही, आपके पास पेंडिंग पड़ी है। हालांकि आप तो कभी कहा करते थे कि मैं मुकदमे अपने पास रखने का कायल नहीं हूँ, और आप तो भुट्टो साहब को रिलीफ दे चुके, परवेज़ मुशर्रफ जो जा चुके उनके केस का फैसला कर चुके, फैज़ाबाद धरने केस को सामने ला चुके, लेकिन हमारी पटिशन 9 मई के हवाले से क्यों नहीं सुनी जा रही। 5वां पॉइंट इमरान खान का धांधली पर, और कहा कि और कुछ नहीं, धांधली पर और सुप्रीम कोर्ट या अदलिया कुछ नहीं कर सकती तो ना करे, आप अगर उस पर कुछ नहीं करना चाहते तो ना करें। लेकिन कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा मामले पर खामोशी, और ख़ास तौर पर आपकी खामोशी, जिस पर आप पे भी एक इल्ज़ाम लगा, कमिश्नर लियाकत चट्टा ने आप पर भी इल्ज़ाम लगाया, मगर इस मामले को उनकी अब लियाकत चट्टा पता नहीं कहाँ हैं, किस हाल में हैं, जिस तरह अब खामोशी है मुझे समझ नहीं आती। इस मामले को भी देखें। छठा इमरान खान ने पॉइंट दिया रूल ऑफ लॉ का, ला कानूनियत का, कि मुल्क में ला कानूनियत है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, रियासती जबर हो रहा है। और एक जमात, और वो मेरी जमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो कुछ हो चुका है पिछले 2 सालों में, इस पर आपकी खामोशी समझ से बालातर है, ख़ास तौर पर उस अरसे के दौरान जब से आप चीफ जस्टिस बने हैं। 7वां पॉइंट मखसूस नशिस्तों का इशू, कि हमारी मखसूस नशिस्तें जो हमें मिलनी चाहिए थी वो ना सिर्फ हमें नहीं मिली बल्कि दूसरी जमातों में बांट दी गई हैं, और आपने इस पर आपके पास हमारी दरख्वास्त भी आई हुई है, आपने इस पर अभी तक केस नहीं सुना। और इमरान खान ने यह भी कहा कि 4 सफ़ात के इस पर मुश्तमिल इस ख़त में, जो मीडिया को भी जारी कर दिया गया है, जिस पर तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है, और बकौल तहरीक इंसाफ ये ख़त चीफ जस्टिस को भी मिल चुका है। इस ख़त में इमरान खान ने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनवाएं चीफ जस्टिस साहब, चोरों, डाकुओं और लुटेरों को जो आइनी तहफ़्फ़ुज़ या कानून जो उनको रिलीफ दे रहा है उसको ख़त्म करवाएं, या फिर आप बेहतर ऑप्शन एक ये भी है कि आप घर जाएं। इमरान खान ने याद दिलाया कि चीफ जस्टिस साहब याद करें, जब आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था तो आप किस तरह आइन कानून की बात करते थे, किस तरह आज़ाद अदलिया की बात करते थे, किस तरह रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, किस तरह आप ख़त लिखा करते थे और याद करवाया करते थे उस सुप्रीम कोर्ट को कि ये भी इंसानी हकूक़ है, ये भी इंसानी हकूक़ है। और फिर इमरान खान ने चीफ जस्टिस को याद करवाया कि कल मैंने देखा कौमी असम्बली में आप आईन पाकिस्तान की किताब पकड़े खड़े हुए थे और कह रहे थे कि आईन पाकिस्तान को मानता हूँ और इस पर अमल करता हूँ। चीफ जस्टिस साहब, आपके होते हुए आइन टूटा, लोग इलेक्शन से भागे, इंसानी हकूक़ की पामाली हुई, चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ की पामाली हुई, और पार्लियामेंट अधूरी और जाली पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाया गया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामों को डस्टबिन में फेंक दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया गया, और जजेस, चीफ जस्टिस समेत जजेस को धमकियां दी गई, किरदार कुशी की गई, और लेकिन आपने बातें ही की, अमल ना किया। अब भी वक्त है, या आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएं या घर चले जाएं। ये था चीफ जस्टिस को इमरान खान का ख़त। और अब वापस आते हैं पक्के के डाकुओं और कच्चे के डाकुओं पर। आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, और वो मज़ेदार बात ये है कि सूबाई मशीर सिंध बाबल भैयो साहब हैं एक, उनकी गाड़ी में पुलिस, उनकी प्रोटोकॉल की एक गाड़ी में पुलिस एहलकार कच्चे के डाकुओं को असला सप्लाई करते पकड़े गए हैं। हसास इदारे को इतला मिली, छापा पड़ा, तो सूबाई मशीर सिंध पीपल्स पार्टी के MPA, जो सूबाई पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह के मशीर, बाबल भैयो की गाड़ी में पुलिस एहलकार कच्चे के डाकुओं को असला सप्लाई करते पकड़े गए। और उसके बाद सोशल मीडिया पर
ट्रेंड चला पक्के के डाकू खतरनाक या कच्चे के डाकू खतरनाक। जिस तरह कच्चे के डाकुओं 3 सूबों की एक सरहदी पट्टी पर जंगल और दरिया और वीरान इलाकों में जिस तरह कच्चे के डाकुओं ने और कच्चे के डाकू रोज़ टिकटॉक बनाते हैं, असले की नुमाइश करते हैं, जिस तरह उन्होंने पुलिस एक बख्तरबंद गाड़ी भी उनके पास है, जदीद असला भी उनके पास है, जिस तरह पुलिस नाकाम ऑपरेशन कर चुकी है वहाँ, जिस तरह वो लोगों को अगवा कर कर के उनकी वीडियो बनाकर पैसे वसूल करते हैं, ये बातें होने लगी थीं कि इन कच्चे के डाकुओं के पीछे कुछ वडेरे हैं, कुछ ज़िम्मेदार हैं, कुछ अरकान असम्बली हैं। बल्कि कई लोगों ने तो ये भी कहा कि पीछे मुबैना तौर पर सिंध हुकूमत है, सिंध हुकूमत के ओहदेदार हैं और सरपरस्ती हासिल है इन डाकुओं को, तभी इनके ख़िलाफ़ कुछ हो नहीं पाता। तो बिलाखिर हसास इदारे की इतला पर छापा मारा गया तो मशीर सिंध बाबल भियो की गाड़ी में पुलिस एहलकार जो उनकी सिक्योरिटी पर मुतय्यन थे वो कच्चे के डाकुओं को असला सप्लाई करते पकड़े गए। पुलिस मोबाइल पुलिस एहलकार शिकारपुर से पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली की सिक्योरिटी पर तैनात थे। सूबाई मशीर के रिश्तेदार पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद गिरफ्तार हो गए हैं। सूबाई मशीर से इस्तीफ़ा ले लिया गया है। GIT तश्कील दे दी गई है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, और वो भी DSP की ज़ेर निगरानी, एक पुलिस अफसर के ज़ेर निगरानी। मामला कितना बड़ा है, मामला कितना हसास है और मामला दबा दिया जाएगा ये सारों को पता है। जिस पर इस मुल्क में GIT बन जाए और जिस पर इस मुल्क के बड़े हों उस किसी मसले के पीछे, या जहाँ बड़ों का मामला हुआ कानून भी बेबस है, वहाँ GIT भी बेबस है, वहाँ कोई बनी हुई कमेटी भी बेबस है। इस पर ही फ़ायज़ ईसा काजी साहब एक नोटिस ले लें कि किस तरह एक सूबाई मशीर की प्रोटोकॉल पर गाड़ी और प्रोटोकॉल करते एहलकार सूबाई मशीर के रिश्तेदार समेत कच्चे के डाकुओं को असला सप्लाई कर रहे थे। क्या इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म गिरोह है? क्या वाकई पक्के के डाकू कच्चे के डाकुओं की पुष्ट पनाही कर रहे हैं? चीफ जस्टिस साहब, इस पर तो नोटिस लेना बनता है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप नहीं लेंगे। अब आते हैं जी सरमायाकारी पर, सऊदी सरमायाकारी पर। सऊदी अरब मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का दोस्त, सऊदी अरब और हर मुश्किल में पाकिस्तान की मदद करने वाला है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा अपने एक बहुत बड़े वफ़द के साथ 2 रोज़ा दौरा करके वापस सऊदी अरब जा चुके हैं और अब शहबाज शरीफ जाने वाले हैं सऊदी अरब और वहाँ उन तिजारती मुआहदों पर दस्तखत करेंगे जो 5 से 9 अरब डॉलर के होंगे। और ये सारा कुछ किया है फ़ौजी क़यादत ने। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ तस्वीर खिंचवाएंगे और दस्तखत करके वापस आ जाएंगे। सऊदी सरमायाकारी जो 5 अरब से 9 अरब डॉलर के दरमियान होगी, पहले तवक्को की जा रही थी कि 40 अरब डॉलर होगी, फिर तवक्को की जा रही थी कि 25 अरब डॉलर होगी, लेकिन अब सुना जा रहा है कि ये पहला मरहला है और पहले मरहले में 5 से 9 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। सरमायाकारी तो हो रही है, सरमायाकार तो आ रहे हैं, होटलिंग में आ रहे हैं, सियाहत में आ रहे हैं, ज़राअत में आ रहे हैं, कानकुनी में आ रहे हैं, डैमों पर आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक अलार्मिंग चीज़ है और वो ये है कि मुनाफा बहुत ज़्यादा है और इन प्रोजेक्ट्स पर, और शराइत ऐसी हैं कि ऐसी घी मलाई वाली शराइत हैं। जे कैसे कि ये जो सरमायाकारी होगी इस पर 14 से 50% मुनाफे की यकीन दहानी कराई है हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी सरमायाकारों को। ज़राअत, कानकुनी और दिया मीर भाषा डैम में मुनाफा की गारंटी दी है हुकूमत पाकिस्तान ने। शहबाज राना की रिपोर्ट है। और सऊदी कारपोरेट फार्मिंग के लिए लीज़ पर 50 एकड़ ज़मीन चाहता है। 30,000 मवेशियों पर मुश्तमिल कैटल फार्मिंग होगी। सरमाया का अच्छा और जो मराद दी गई हैं वो ये कि मुनाफा बिला रोक टोक बाहर ले जाया जा सकेगा, यानी जो मुनाफा कमाएंगे सऊदी सरमायाकार या सऊदी हुकूमत का जो मुनाफा होगा, सऊदी सरमायाकारी जो होगी उस पर जो मुनाफा होगा वो बिला रोको टोक बाहर ले जाया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म ने स्टेट बैंक को इस मामले में हिदायत जारी कर दी हैं। सरमायाकार 3 से 9 साल के दरमियान अपना सरमाया वापस ले जा सकेंगे। 50% मुनाफा ग्रीन फील्ड माइन डेवलपमेंट मंसूबे पर है जो खुशदार में है, और ये रेकोडेक थरकोल के बाद कानकुनी का एक तीसरा बड़ा मंसूबा है। रेकोडेक मंसूबे के 25% शेयर सऊदी अरब को देने का इशारा मिला है। रेकोडेक से गवादर तक रेलवे लाइन का भी मंसूबा, इस पर 20% शरह मुनाफा। हर मंसूबा जो है उस पर मुनाफे की शरह अलग है, लेकिन कम से कम 14% मुनाफा और ज़्यादा से ज़्यादा 50% मुनाफे पर यह मंसूब सरमायाकारी आने की बातें हो रही हैं। अल्लाह करे सरमायाकारी आए, अल्लाह करे हमारी मईशत किसी ट्रैक पर चढ़े। अब वापस आते हैं अपने आखिरी मौजू पर, और वो मौजू है मौलाना फजलुर रहमान साहब जो आज कल अपोजिशन में हैं। उनके बाकी सारे साथी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM ये हुकूमत में हैं, मौलाना साहब अपोजिशन में हैं, और इमरान खान की हुकूमत में ये हुकूमत और अपोजिशन सारी इकट्ठी थी। मौलाना साहब ने एक जलसे से खिताब फरमाया है और मशवरा दिया है अपने सियासतदानों को, और बड़ा अहम मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है सारे सियासतदानों को कि हम आपस में ना लड़ें, आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। हम आपस में लड़ते रहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट फ़ायदा उठाती रहती है। आएँ मिलकर बैठें ताकि इस्टेब्लिशमेंट फ़ायदा ना उठाए, और जो हमारी स्पेस इस्टेब्लिशमेंट ने ले ली है वो हम उनसे वापस लें। वो सियासी कुव्वतें, मौलाना साहब ने कहा है, वो सियासी कुव्वतें जो मेरी सदारत में PDM प्लेटफार्म से एहतजाजी मुहिम चला रही थीं, इनसे सवाल है, और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब से सवाल है कि कल भी आपने इतने ही वोट लिए थे, और कल जब आपको इक़्तिदार नहीं मिला तब आप धांधली कर रहे थे, सड़कों पर थे। आज कुर्सी क्या मिल गई, और आज आप खुद ही मैंडेट चोर बन गए, खुद ही मैंडेट चोरी कर ली, खुद ही धांधली कर ली, खुद ही धांधली से हुकूमत बना ली। आज कुर्सी क्या मिली, सब कुछ जायज़ हो गया। मौलाना साहब ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को कहा है कि अभी भी वक्त है, इक़्तिदार छोड़ दें, यह आपके बस की बात नहीं, मसाइल हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप धांधली ज़दा इलेक्शन से जीते हुए आप फॉर्म 45 की हुकूमत हैं। आएँ हमारे साथ मिल जाएं, मिलकर अपोजिशन करते हैं, और वरना इस हुकूमत से, इस इक़्तिदार से आपको हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। मौलाना साहब किन को मशवरे दे रहे हैं? आप भी पता है कि एक भाव ताव कर रहे हैं, अपना रेट बढ़ा रहे हैं, और एक वक्त आ सकता है कि आप भी मुल्क व कौम और जमहूरियत की फलाह व बहबूद के लिए इक़्तिदार में हिस्सादार बन सकते हैं, हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन इस वक्त चूँकि आपको दुख कई हैं कि जब सारों ने बहती गंगा से हाथ धोए थे तो मुझे क्यों, मेरी जमात को क्यों चंद सीटें और नहीं दी गईं, और जब बलूचिस्तान में ही मुझे वज़ारत आला दे देते, जरदारी साहब की जगह सदरी बना देते, या चंद हुकूमती ओहदे ही दे देते, सारे ही आपस में खा पी गए, बंदर बांट कर ली। तो अब मौलाना साहब की फिर बातें सुनो, अब फिर मेरी बातें सुनो। पाकिस्तान जिंदाबाद।